हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर 13। इसमें आपको टोटल 40 एमसीक्यू दिया गया जो कि जीके जीएस से संबंधित होगा। और आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने जो कि 12 पार्ट तक काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करके करा दिया है। और अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि 28 दिसंबर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है कि 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम्स जो कि स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या पता कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में ही पड़ जाए या फिर स्टार्टिंग के दिनों में ही पड़ जाए। तो ऐसे में अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। अब हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाए 40 क्वेश्चंस के साथ। उनका डिस्कशन भी मैं करूँगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके का एक्सप्लेनेशन करूँगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भगवान कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें देवकी का पुत्र अंगिरस का शिष्य के रूप में कहा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। देखिए, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि छांदोग्य जो उपनिषद है ये किस वेद से संबंध रखता है। तो इसका संबंध आप ध्यान रखेंगे साम वेद से। ठीक है, भारतीय संस्कृत जो संगीत है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है साम वेद को, ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना या फिर पास बैठना। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परतें में व्यवस्थित होती हैं, यानी कार्बन परमाणु जो होती है वो किस परतों में व्यवस्थित होती है। सही आंसर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हेक्सागोनल। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रेफाइट से जुड़ी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ग्रेफाइट शब्द का अर्थ सबसे पहले मतलब समझिए कि ग्रेफाइट जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब यानी कि किस शब्द से लिया गया, तो ग्रेफो शब्द से लिया गया। ठीक है, ग्रेफो शब्द से लिया गया। अब इस ग्रेफो का मतलब क्या होता है? मैं लिखता हूँ, यानी इस ग्रेफो का मतलब होता है मैं लिखता हूँ। ठीक है, ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है और फिर भी ये मुलायम होता है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल मेनली हमको पता है कि कर सकते हैं जैसे कि पेंसिल के लेड बनाने में। साथ ही साथ जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लम्बगो क्या है? तो प्लम्बगो ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो इससे जुड़ी इतनी सारी जानकारी आपको रखनी है। चलिए, और आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है वो एक प्रकार का कार्बन का ही अपरूप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? बताइए, अकबर ने किसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवान दास को। ठीक है, अब ये भगवान दास जो थे वो कौन थे? तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे। अब यहाँ पे देखिए जो बीरबल आपको दिख रहे हैं, बीरबल भी इन्हीं 9 रत्नों में से एक थे। और बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। डायरेक्ट पूछ जाता है। और अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, बीरबल को अकबर ने एक उपाधि दी थी जो कि कवि प्रिय की उपाधि दी थी। ठीक है, तानसेन, तानसेन आपको पता है, और इनके दरबार के ये जो 9 रत्नों में से एक थे, और ये काफ़ी फेमस जो कि ये संगीत वादक थे। ठीक है, उस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो अकबर ने इनको भी एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम क्या था? कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास इनको उपाधि मिली थी अकबर के द्वारा। ठीक है, अब तानसेन से जुड़ी और भी 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि इनका मकबरा कहाँ है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो रचनाएं थी, जो कि बहुत बार पूछी जाती है, इनकी जो रचनाएं थी, तानसेन की रचनाओं का नाम क्या था? तो मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। ध्यान रखेंगे इसमें मियाँ लगा हुआ था। ठीक है, मियाँ लगा करके मैंने आपको बताया जस्ट यहाँ पे कि मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग, ये इनकी रचनाएं थी। तो इतना सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं।
चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बताइए, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? इस वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 40 से कितना स्कोरिंग किया, ठीक है। और इस वीडियो का कट ऑफ मैं रखता हूँ 32। अगर आप 32 अचीव कर रहे थे तो मैं मान करके चलूँगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल आप रेडी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब देखिए बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? बाबर ने शासन किया था 1526 से 1530 ईस्वी तक, ठीक है। और इसी बीच 1507 हम कह सकते हैं 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। लेकिन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी उस वक्त तक किसी भी तैमूर शासक ने ये उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि इनको एक गाजी की उपाधि भी दी गई थी। बाबर ने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। अब ये गाजी की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? तो खानवा का युद्ध आपको पता है कि हुआ था, कब हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था किनके बीच? तो बाबर और राणा संगा के मध्य, ठीक है। राणा संगा के मध्य, जिसमें बाबर विजयी रहे। 1526 से लेकर के 1529 तक इन्होंने लगातार हर वर्ष युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर सभी युद्धों में विजयी रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे गाजी की उपाधि इनको खानवा युद्ध में विजय के उपरांत मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? कुल 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए बाबर को एक और उपाधि मिली थी जो कि कलंदर की उपाधि, बहुत फेमस है कलंदर, ठीक है। कलंदर की उपाधि इनको दी गई थी। अब ये कलंदर की उपाधि इनको क्यों मिली थी मैं आपको बता दूं कि बाबर का जो ये ड्रीम था, कह सकते सपना था कि वो भारत विजय, ठीक है। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, ठीक है। और इसी उदारता के कारण इनको कलंदर की उपाधि मिली थी, ठीक है। ये क्लियर हो गई। साथ साथ अब और भी चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुंबईयान नामक पद शैली जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो बाबर ने ही किया था, ठीक है, बाबर ने ही किया था। उसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। तो बताइए कि इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको बताया, इसमें से कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एप्सम साल्ट जो है किसके कहते हैं? एप्सम साल्ट किसे कहा जाता है? बताइए कि एप्सम साल्ट किसे कहते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहल्लक घोषित किया था? देखिए अनहल्लक का मतलब क्या होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अनहल्लक का मतलब होता है मैं सत्य हूँ, ठीक है, मैं सत्य हूँ। और बताइए कि किसने अपने आप को अनहल्लक घोषित किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि मंसूर हल्लाज। देखिए मंसूर हल्लाज कौन था? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मंसूर हल्लाज जो था वो पारसी मुसलमान था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज, देखिए अष्टदिग्गज की हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अष्टदिग्गज था क्या? तो 8 सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे उन्हीं को कहा जाता था अष्टदिग्गज, ठीक है। और आपको पता है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने 2 रचनाएं की थी। पहली रचना तेलुगु में की थी और उस रचना का नाम क्या था? अमुक्त मल्याद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है, इस तरह से आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अमुक्त मल्याद की रचना किसने की थी? जो कि कृष्णदेवराय ने की थी तेलुगु भाषा में, ठीक है। और सेकेंड रचना इनकी जो थी वो संस्कृत भाषा में थी और उसका नाम क्या था? जम्बावती, ठीक है, जम्बावती कल्याणम। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए कि जो कृष्णदेवराय था वो किस वंश से संबंधित था? तो ये तुलु वंश से संबंधित था। विजयनगर में कई वंश की स्थापना की गई थी जिसमें से तुलु वंश के ये शासक थे। और ये शासक कब बने थे? तो 1509 ईस्वी में जो कि तुलु वंश के ये शासक बने थे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि कृष्ण जो देवराय हैं वो मुगल साम्राज्य के किस शासक के समकालीन थे? तो वो बाबर के समकालीन थे। आपको पता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कि बाबरनामा थी उसमें इन्होंने ये लिखा था, यानी कि बाबर ने ये लिखा था कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था किसे? कृष्णदेवराय को,
ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा खींच कर ले चल रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखिएगा कि जो कृष्णदेवराय थे, इनके समय में एक पुर्तगाली यात्री भी आया हुआ था इनके शासनकाल में, उसका नाम क्या था? डोमिगोस पायस, ठीक है, डोमिगोस पायस, ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। विजयनगर के जो ये शासक थे कह सकते हैं, या फिर तुलु वंश के शासक कह सकते हैं कृष्णदेवराय, इन्होंने नांगलपुर नामक एक नगर की भी स्थापना की थी, और साथ ही साथ हजारा और विट्ठल स्वामी जो मंदिर है इसका निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। अब कुल मिलाकर बात करते हैं इनकी मृत्यु, जो कि 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात खत्म, इनसे जुड़ी जो भी पॉइंट्स थी मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? मगध का शासक कौन था? तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नंद वंश का शासन चल रहा था, और उस वक्त हम बात करें कि वो शासक कौन था, तो नंद वंश का उस समय शासक जो था वो घनानंद था, ठीक है, घनानंद था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि दिव्य जीवन संघ, ठीक है, दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की थी? हो सकता है कि शायद आप हिंदी को देख करके ना समझ पा रहे हो, लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे तो जैसे कि दिव्य जीवन संघ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके कर सकता हूँ कि डिवाइन लाइफ, ठीक है, डिवाइन लाइफ की स्थापना किसने की थी? तो डेफिनेटली आपने गेस कर लिया होगा, डिवाइन लाइफ की स्थापना जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे, स्वामी शिवानंद, ठीक है, स्वामी शिवानंद स्वामी ने की थी। कब की थी? तो 1936 में की थी, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताया कि यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि डिवाइन लाइफ की स्थापना स्वामी शिवानंद ने की थी। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है कि लाइफ डिवाइन की स्थापना किसने की थी? थोड़ा सा पलट दिया गया, लाइफ डिवाइन की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? बताइए, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, एबनेजर हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। देखिए अब ये कौन थे मैं आपको बता दूं कि ये वास्तुकार के साथ साथ एक योजनाकार भी थे, ठीक है, और इन्होंने ही गार्डन सिटी की जो कि अवधारणा दी थी, जिसको बगीचों का शहर कह सकते हैं। अच्छा, भारत में गार्डन सिटी किसे कहा था बताइए? तो भारत का गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मैंने अपने वेबसाइट पे देखिए घटना चक्र में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका अलग से वन लाइनर क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आप हमारे वेबसाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप नीचे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाती है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। रेगुलर आपको एक न्यू पोस्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जरूर स्टडी से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप ज़रूर फॉलो करते रहिए, ठीक है। रेगुलर जरूर चेक किया करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का फिलहाल सही आंसर क्या? तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी, सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष कहा जाता था। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि मौर्य काल में अगर हम बात करें कि सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था, उसको सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है, सीता भूमि कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था कह सकते हैं, या फिर समाप्त किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लेटन ने किया था। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि लागू है तो लीटन है, ठीक है, दोनों में देखिए लॉ आ रहा है। उसी तरह से अगर हम रद्द की बात करें तो रद्द किसने किया? तो रिपन ने किया था, दोनों में देखिए र आ रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आंत शोथ और या फिर खाद्य विषाक्तता कारण हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? राइट आंसर विल बी
ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि ए को टिक करेंगे, एक और दो, यानी विषाणु और जीवाणु दोनों से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आतशोथ है आप देख रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्टोमच फ्लू, क्या होता है कि संक्रमित भोजन या फिर पानी के माध्यम से ये जो कि फैल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक और दो दोनों बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि ब्रिटिश की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो फिलहाल ऑप्शन डी होगा, जनरल डायर। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी कुछ और पॉइंट्स ये है कि जैसे कि ब्रिटिश अखबार ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया था, जबकि ब्रिटिश संसद के निम्न सदन ने हाउस ऑफ कॉमन्स ने उन्हें जो इनका जो कृत्य था, इन्होंने जो कर्तव्य किया था उस कृत्य को इनकी निंदा की थी। ठीक है, किसने की थी? तो ब्रिटिश संसद की जो निम्न हाउस है, जैसे कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनको इनकी कृत्य के लिए, यानी कि जो कार्य इन्होंने किया था उसकी इनकी निंदा की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली आपने गेस किया होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट कब किया गया था? 1952 में किया गया था, 1952। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? इसका मुख्य लक्षण कह सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा कि जनता की भागीदारी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, जिसको हम जानते हैं कि के.बी. हेडगेवार कहते हैं। ठीक है, के.बी. हेडगेवार, जिसको केशव बलराम हेडगेवार कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1925 में इन्होंने किया था। ठीक है, 1925 में। कहाँ पे? नागपुर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी जो वृक्ष है, बताइए किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ज्वारीय वन। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि ज्वारीय वनस्पति जो है मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, और बंगाल का जो सुंदरवन है, कह सकते हैं ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंग्रोव हो गया और सुंदरी के जो वृक्ष होते हैं ये प्रमुख ज्वारीय वृक्ष होते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कैबो लैमजाओ जो कि विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैबो लैमजाओ जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, कह सकते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बताइए कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वृष्टि। अब आपको पता है कि वृष्टि क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वृष्टि जो होता है वर्षा को कहते हैं। ठीक है, वर्षा को ही वृष्टि कहा जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, कह सकते हैं ऑप्शन बी, भद्रावती में। ठीक है, कर्नाटक के भद्रावती, कर्नाटक के जैसे कि सीमांग जो जिला वहाँ पे ये भद्रावती पड़ता है और ये भद्रावती नदी पर ही स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, जैसे कि ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि बाघ बुदन कह सकते हैं या फिर कहीं कहीं इसको बाबा बुदन लिखा था। तो बाघ बुदन की जो पहाड़ी है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये भी आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था भारत ने? सही आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2006 में। ठीक है, 2006 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है, और वो एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संबंधित कुछ पॉइंट्स सजा रखा है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला पॉइंट देखिए कि भारत सरकार को सर्वाधिक जो राजस्व वो निगम कर से प्राप्त होता है। ठीक है, निगम कर से, और ये निगम जो कर है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन सी करें आती हैं, जैसे आयकर हो गया, निगम कर, संपत्ति कर, स्टेट ड्यूटी हो गया, उपहार कर, व्यय कर और व्याज कर। ये सभी के सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ठीक है, उसी तरह से अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, और इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं जैसे कि हाल ही में चर्चा में जीएसटी। ठीक है, जीएसटी भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर ही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। जीएसटी अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो आपका जीएसटी अप्रत्यक्ष है। ठीक है, चलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किस रूप में? तो भारत एक प्रकार का विकासशील राष्ट्र के रूप में गिना जाता है, भारत जो कि एक विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? डाक टिकट की शुरुआत की थी किसने? तो राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूसली आपको लाइन से वीडियो मिल जाएगा अलग अलग टॉपिक वाइज करके। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, तो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि देखिए लॉर्ड डलहौजी से जुड़ी और भी दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कह सकते हैं, या फिर हड़प जो नीति इन्होंने अपनाया था, स्टार्ट किया था, जिसका पहला शिकार किसने कौन हुआ था? वो था सत्तारा। ये क्वेश्चंस महाराष्ट्र का पूछा जाता है, महाराष्ट्र का सत्तारा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि भारत में जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी, यानी कि रेल चलाने की जो जनक माना जाता है वो है लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक जो योगदान देता है वो तृतीय क्षेत्र देता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तृतीय क्षेत्र को देखिए सेवा क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? पहला क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकते हैं कि चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, ये किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका अगर हम बात करें राइट आंसर का, तो सही आंसर होगा कि ज़मींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये कि जब एक देश अपने अति उत्पादन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे देश में अपना माल बहुत नीची कीमतों पर बेचता है और उस हानि को अपने देश में ऊंची कीमतें लेकर के पूरी करता है, तो उसे कहते हैं, बताइए। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राशि पातन। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए राशि पातन अगर ना लिखे क्वेश्चन में तो डेफिनेटली एक चीज़ लिख सकता है जिसको हम लोग कहते हैं डंपिंग। ठीक है, डंपिंग डेफिनेटली लिखेगा, तो दोनों का मतलब वही है। हिंदी में इसको राशि पातन और इंग्लिश में इसको डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई जो विशेष रियायतों के लिए, ठीक है, इसी के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने किया था? जो कि कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस आईआईटी ने ध्रुव, ठीक है, ध्रुव नाम की एक चिप बनाई है जिसे देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में लगाया जा सकता है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको हम कह सकते हैं NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो कि बोर्ड, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका गुजरात के आनंद में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965, 1965 में। ठीक है, गुजरात के आनंद में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया को हम हिंदी में कह सकते हैं आयात निर्यात बैंक। ठीक है, आयात निर्यात बैंक। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में, 1982। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया था? देखिए कभी कभी निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र ना लिख करके ये लिख सकता है कि एशिया का प्रथम EPZ जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो EPZ का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और ये सबसे पहले कांडला में जो कि स्थापित किया गया था, एशिया का प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओकावांगो डेल्टा प्रकृति रिजर्व किस देश में स्थित है? ओकावांगो डेल्टा प्रकृति रिजर्व जो है वो किस देश में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए ओकावांगो डेल्टा प्राकृतिक रिजर्व जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना में स्थित है। अब हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो देखिए हाल ही में यहाँ पे ओकावांगो डेल्टा प्राकृतिक रिजर्व में 350 यानी कि 350, ठीक है, इससे भी करीब अधिक, लगभग यानी 350 से अधिक कह सकते हैं कि हाथियों का जो कि मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में था। और मैं आपको बता दूँ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दुनिया में सबसे अधिक जो हाथी होती है वो कहाँ है, यानी कि हाथी की आबादी कहाँ है? तो ये इसका सही आंसर भी आपका होता है बोत्सवाना। बोत्सवाना में दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी है और ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 1,30,000 से अधिक हाथियाँ सिर्फ और सिर्फ बोत्सवाना में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि आइसलैंड की मुद्रा क्या है? बताइए आइसलैंड की मुद्रा क्या है? तो सही आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कोरोना। आइसलैंडिक कोरोना कहा जाता है, तो कोरोना आप ध्यान रखेंगे। डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि इसका जो कि राजधानी के बारे में पता चल जाता तो क्या होता। मैं आपको बता दूँ, राजधानी भी बताता हूँ। इसकी राजधानी जो होता है वो रिंगजेविक कह सकते, रिकजेविक भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखेंगे रिकजेविक। ठीक है, आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन मिट्टी में जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण को प्रेरित करता है? कौन मिट्टी में नाइट्रोजन यौगीकरण को प्रेरित करता है? अगर आपने हमारी कल की साइंस वाली वीडियो देखी थी, जो कि मैंने आपको साइंस जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया भी था। सही आंसर क्या? जीवाणु। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और अगर हम बात करें कि वो कौन सा जीवाणु है, तो वो होता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये 40 क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको NTPC से रिलेटेड सारे जो भी आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। जैसे आपको मैथ्स का क्लास भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साइंस का हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं और ये आपका मॉक टेस्ट तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा। करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी बहुत करंट अफेयर्स जो कि 2020 के करंट अफेयर्स कई चीज़ें मैं आपको बताऊँ, आप उनको भी देख सकते हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर यही कहूँगा कि मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।